બજારની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને આપણી સાથે આજે જોડાઈ રહ્યા છે માર્કેટ एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम. सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में. और मार्केट कितना वॉलेटाइल रहा है हम जानते हैं, लेकिन आगे जाके क्या लगता है कि कैसे ये वॉलेटिलिटी का कुछ हम नज़दीक में अंत देख रहे हैं, जो करेक्शन हो रहा है उसका कुछ अंत देख रहे हैं, कितना ये ग्लोबल क्यूज़ अपने को हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं अपने मार्केट्स को, और जो ये टैरिफ ट्रेमर्स जो आते रहते हैं उसका क्या करें अभी, कि कैसे मार्केट रिएक्ट करेगी, क्योंकि अभी भी निश्चित नहीं है कि कौन से टैरिफ लगाए जाएंगे. लेकिन अभी जो चल रहा है ट्रंप वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और टैरिफ की रोज़ रात को हमें कुछ बातें सुनाई देती है, सुबह मार्केट रिएक्ट करते हैं. कैसे आप देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ट्रम्प की जो बात है तो वो उसमें मेरे को अप्रैल लग जाएंगे, बिकॉज उसकी जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ वो अप्रैल 1 से लागू होने वाली है, और वो स्टडी कर रहे हैं कि कितने देश के ऊपर कितना लगाना चाहिए. तो ये अनसर्टेनिटी फॉरेनर्स की तरफ से फैली रहेगी. खाली एक हल हो सकता है कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर में जो ट्रम्प की टीम उधर जाके बात कर रही है सॉल्व करने के लिए, अगर उधर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो शायद एक रिस्क ऑन फ्रेमवर्क आ सकता है. नहीं तो अभी तक एफआईआईस क्या कर रहे हैं कि यूएस में ही निवेश कर रहे हैं, एक यूएस डेट में जहाँ पे गवर्नमेंट ही उनको 4.5% की रिटर्न दे रही है, या यूएस इक्विटीज में जहाँ ट्रम्प के एक्शंस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यूएस बिजनेस के ऊपर है. तो नेचुरली सेफ्टी एट होम यही है एफआईआईस, क्योंकि 40% हमारे जो एफआईआई इनफ्लोस है वो यूएस से आते हैं, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है. और वहां पे लगेगा मुझे अप्रैल महीने तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी. और डोमेस्टिकली आप देखें तो ट्रिगर्स देखें तो देखिए, अभी ये सीजन जो हो गया अर्निंग्स का, मानते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी अर्निंग्स बेटर थी, बट मार्केट की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, इसके कंपैरिजन में डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट रहा है, और करेक्शन भी उसके साथ हुआ है. तो वी आर क्लोज टू द बॉटम, मैं कहूंगा. इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन बहुत हुआ है, तो वी आर क्लोजर टू द बॉटम. बट अभी भी डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स करीबन 2 लाख करोड़ कैश रख के बैठे हुए हैं. इसका कारण क्या है कि जो भी कैश उनको इनफ्लोज आ रहे हैं वो लार्ज कैप्स खरीद रहे हैं जो एफआईएस बेच रहे हैं, तो इसलिए फॉल लार्ज कैप्स में कम रहा है, मिडिल स्मॉल कैप में, और थोड़ा बहुत मिडिल स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं डोमेस्टिक डीआईएस. तो यहाँ पर जो करेक्शन हुआ है, अब बहुत से एक स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में कहूंगा कि अभी बैरिश जोन में आ गए हैं, और मिड कैप अभी भी थोड़ा उससे ऊपर है. तो शायद बाइंग, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग मेरे ख्याल में धीरे धीरे शुरू करेंगे डीआईएस, मगर एक फ्रेश क्लैरिटी के लिए ये अर्निंग सीजन से ही वो अपना व्यू फॉर्म कर सकते हैं. तो अप्रैल अगेन मेरे ख्याल में ये फरवरी मार्च मंथ तक ये एक कंसोलिडेशन, थोड़ा करेक्शन मोड रहेगा, और अप्रैल से ही हमें एक क्लैरिटी दोनों तरफ, एक ट्रम्प और उसके एक्शंस के ऊपर, और डोमेस्टिकली भी अर्निंग्स की फोरकास्ट फॉर 25-26 जो भी अर्निंग सीजन से निकलेगा गाइडेंस, उसी से एक क्लियर कट डायरेक्शन मार्केट को बन सकता है. तब तक मेरे ख्याल में थोड़ी वॉलेटिलिटी का लेवल्स हाई ही रहेगा. सुनी जी, तो ऑफ कोर्स एक बाजू है ये टैरिफ, अभी एक बार लग जाए तो पता चले कि ये लग गया, लेकिन जो टर्मोइल में रख रहा है कि हाँ ये रखेंगे उसके ऊपर रखेंगे, सो वो एक बात है. दूसरी बात ये है कि यस, अभी जो हमारे 4th क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, गाइडेंस आगे जाके क्या आता है उसके ऊपर भी आप कह रहे हैं कि निर्भर होगा. तीसरी बात, जो रुपी में वॉलेटिलिटी है वो भी एक कंसर्न बन के जा रही है, और इसीलिए भी हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स वो भी देखेंगे कि कितना सेटल होता है रुपी. हैविंग सेड दैट, आप कैसे देख रहे हो मार्केट को, क्योंकि अभी जैसे वॉलेटिलिटी तो है, लेकिन एक निवेश करने का भी हमें चांस मिल रहा है, और मिड कैप की आपने जो स्टोरी बताई कि काफ़ी कुछ करेक्शन आ गया है. बीच में तो हमने सुना था कि भी मिड कैप में अभी पैसा डालना भी चाहिए कि नहीं. आप क्या कहेंगे, कैसे अभी आगे बढ़ना चाहिए, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हमें बनानी चाहिए, और कौन से सेक्टर्स में आप पहले देखेंगे? तो उससे पहले मैं अपने करेंसी की बात उठाई, मैं उसके ऊपर मैं अपना व्यूज पेश करता हूँ. तो फर्स्ट थिंग इज कि रुपी वीक हो रही है, मगर वो डॉलर स्ट्रांग होने के कारण है, क्योंकि अभी भी रुपी को आप बाकी करेंसीज, इमर्जिंग मार्केट या यूरोपियन करेंसीज के साथ कंपेयर करें तो रुपी स्ट्रांग ही हुआ है. इनफैक्ट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो RER है उसमें एक्चुअली अराउंड 106, यानी हमारी डिप्रिसिएशन उतनी नहीं हुई है जितने बाकी देश की हुई है. तो पहली बात है कि यस,
एब्सोल्यूट डिप्रिसिएशन हमारे यहाँ पर हुई है तो नेचुरली थोड़ा इम्पैक्ट है, मगर फिर भी आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया है रुपी को एक बैलेंस मेंटेन करके मैनेज करने के लिए। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि डॉलर का स्ट्रेंथनिंग इम्पैक्ट कर रहा है, रुपी वीक नहीं हो रही है मोर देन अदर कंट्रीज, वो एक बात है। तो उस हिसाब से देखें तो एफआईआईज जिन्होंने सितंबर से आज तक बाहर गए हैं, तो यहाँ से फ्यूचर देखें तो ट्रम्प की टैरिफ की बात अगर सुनेंगे तो ट्रम्प ये टैरिफ को थ्रेट की तरह ही इस्तेमाल करेंगे और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में उतना नहीं होगा, ये मेरा व्यू है। और नेगोशिएट करेंगे बेटर प्राइसेस, क्योंकि एक्चुअल टैरिफ लग गया तो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो नेचुरली इंटरेस्ट रेट्स भी कट नहीं हो सकते हैं, तो फिर डॉलर स्ट्रांग होगा। तो ये चीज़ मिस्टर ट्रम्प को पसंद नहीं होगा, बिकॉज यूएस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में यूएस को वापस एक्सपोर्ट करना होगा, तो नेचुरली उनको एक वीकर डॉलर ही चाहिए और इसीलिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट की भी मांग की है पवेल से, राइट। तो अगर वो होना है तो ये टैरिफ पूरा इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकल इन्फ्लेशन बढ़ गई तो डेफिनेटली पवेल रेट कट की ओर नहीं बढ़ सकते। तो मेरा व्यू क्या है कि ये सब डस्ट सेटल होने के बाद एक्चुअली डॉलर थोड़ी वीकन होगी, तो स्टोरी मेरा है कि तब एक्चुअली एफआईएस वापसी की भी इंडिया में, क्योंकि अभी भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है वर्ल्ड में, 6.5% की ग्रोथ रेट जो है, चाइना का 4 है और यूएस का 2 है। तो मेरे ख्याल में ये डॉलर का स्ट्रेंथनिंग स्टोरी बस और कुछ 1 महीने के लिए ही चलेगी, उसके बाद एक स्टेबल थोड़ी वीकनिंग डॉलर, तो रुपये के ऊपर उतना असर नहीं आएगा और एफआईएस भी वापस आ सकते हैं जैसे ही वो क्लैरिटी आ जाए। ये एक पहली बात मैं आपसे बता रहा हूँ, इसलिए मैंने अप्रैल का टाइम आपको बताया। सेकंड, आपने कहा कि अभी क्या निवेश का वक्त है, तो मैं कहूँगा कि क्लियरली आपको डायरेक्ट मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में अभी निवेश नहीं करना है कोई भी निवेशक को, क्योंकि हर स्टॉक का एक अर्निंग्स फोरकास्ट से उसकी करेक्शन हुई है और कितना होगा ये इंडिविजुअली जानना बहुत मुश्किल है। फंड मैनेजर्स को एक आइडिया है क्योंकि वो प्रोजेक्शन करते हैं और डिस्कस करते हैं कंपनी से। तो मेरे ख्याल में ये सही मौका है कि आप डायरेक्ट स्टॉक से आप म्यूचुअल फंड, मिड कैप स्मॉल कैप फंड में निवेश करें, मल्टी कैप फंड में निवेश करें। और इसका कारण मैं क्या बता रहा हूँ कि ऑलरेडी जैसे मैंने कहा 2 लाख करोड़ का कैश पड़ा है म्यूचुअल फंड और वही मिड एंड स्मॉल कैप को प्रॉफिट बुक कर रहे थे, मगर वापसी भी उन्हीं को करना है खरीदने में, और सही स्टॉक वही जानते हैं कि कौन से स्टॉक में करेक्शन एडिकेटली हुआ है कि फ्यूचर अर्निंग्स का जो भी आज डाउन ट्रेंड के बाद जो है उस स्टॉक को रीजनेबल वैल्यूएशन में जाके खरीद सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी मिड एंड स्मॉल कैप में आप अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। सेकेंड, आप SIP STP रूट यूज कीजिए, क्योंकि ये वॉल्टिलिटी कुछ दिन के लिए जारी रहेगा, तो धीरे धीरे खरीदना ही बेटर होगा। आपका SIP ऑलरेडी चल रहा है तो थोड़ा टॉपअप 3-6 महीने के लिए थोड़ा टॉपअप इंस्टॉलमेंट को कर सकते हैं, और अगर लमसम भी डालना चाह रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप मल्टी कैप फंड में थोड़ा स्टैगर करके दीजिए, क्योंकि अगर आप फंड मैनेजर की हाथ मजबूत करेंगे ना तो सही वक्त में ये सब स्टॉक खरीदने के लिए उनके पास भी फायर पावर होगा। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होगी कि करेक्शन ज़्यादा मिड एंड स्मॉल कैप हुआ है, अभी एंटर करने का वक्त नज़दीक आ रहा है, मगर वो फंड हाउसेस के थ्रू कीजिए और मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे में आप स्टैगर्ड तरीके से कीजिए। और सेक्टर की बात कही तो सेक्टर में क्या है कि देखिए साफ क्या है कि एक तो आईटी का पॉजिटिव है, उसके 2-3 कारण हैं। एक, जैसे आपने कहा, रुपी डिप्रिसिएशन आईटी के लिए फेवरेबल है, वो एक बात है। सेकंड, अमेरिका में जो भी बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं तो आईटी का बिजनेस भी बढ़ेंगे, और ये एआई का मैं समझता हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में भी उनको एआई कंसल्टिंग में बहुत बड़ा उनको ऑर्डर्स और ये मिलेगा। तो आईटी का फ्यूचर में अच्छा एक पॉजिटिव आउटलुक रख रहा हूँ इन कारणों के। सेकंड जो ये सेक्टर अच्छा लग रहा है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये मैं खाली लेंडिंग साइड की नहीं बात कर रहा हूँ, सेविंग्स का भी है बैंकिंग साइड में। तो यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं SIP बुक अभी भी स्ट्रांग है, 26,000 करोड़ पे है। तो ये पैसा बैंक्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आता है, ब्रोकिंग हाउसेस, वेल्थ मैनेजमेंट के पास आता है, तो उनको भी ये फी बेस्ड इनकम बढ़ सकती है। एट द सेम टाइम जो 1 लाख करोड़ बजट में टैक्स के थ्रू गिव अवे किया है, थोड़ा सेविंग्स में जाएगा, थोड़ा कंजम्पशन में जाएगा, तो सेविंग्स का जो भी रूटिंग होगा वो अल्टीमेटली थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन बैंक्स और इनके थ्रू ही होगा। सेकेंड, कंजम्पशन में भी आप इसका मैं ज़रा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बूस्ट देख रहा हूँ। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में अल्टीमेटली EMI बेस्ड लेंडिंग NBFCs और बैंक्स को ही करना है। तो मेरे लिए आउटलुक
बीएफएसआई का बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। और उसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने कहा, ये बजट वाली बूस्ट अल्टीमेटली इस समर से, जहाँ पे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कूलर्स, इनकी सेल्स बढ़ती है, तो समर से ये शुरू होगी। तो मेरे ख्याल में ये 3 सेक्टर मैं मानता हूँ कि एक अच्छा निवेश के लिए अभी सही वक्त है। बट जो भी करें आप एक स्टैगर्ड अप्रोच से कीजिए, क्योंकि थोड़ी वॉलेटिलिटी कुछ दिन के लिए रहेगी। ઓકે, તો એક સ્ટેગર્ડ અપ્રોચ રાખવાનું છે. વોલેટિલિટી હમણાં રહી શકે છે, જે આપણે માર્કેટમાં જોયું છે, અને પ્રિફર્ડ છે કે તમે એક ફંડ હાઉસ થ્રુ રોકાણ કરો, જે લોકો એક ગોજ રાખતા હોય છે કે કઈ રીતના નિવેશ કરવું જો આપણને અહીંયા અત્યારના માર્કેટમાં જો ખબરામણ થતી હોય. પણ જે સેક્ટર્સ આઈટી અને બેન્કિંગ એન્ડ ફિનાન્સ અને કન્ઝ્યુમર ડિસ્ક્રિશનરીમાં આપણે એક રોકાણ ત્યાંના કરી શકીએ છીએ, પણ બાય એન્ડ ડિપ્સની રણનીતિથી ધીરે ધીરે આપણે માર્કેટમાં અત્याना एंट्री करी શકીએ છીએ. पर सुब्रमण्यम जी, दूसरा जो मैं आपको पूछना चाहूँगी, हम डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी अभी अप मूव देख रहे हैं. वैल्यूएशन हमें पता है, अपार्ट फ्रॉम वैल्यूएशन आप कोई देखेंगे चांस यहाँ एंट्री लेने के लिए कि वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं? मेरे ख्याल में अभी भी महंगे हैं। और सेकेंड चीज़ है कि डिफेंस की ओवरऑल में सिचुएशन में क्या है कि अभी अमेरिका से इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना होगा, तो जो भी बजटरी अलग है वो शायद इंपोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका के साथ जाएगा। तो डोमेस्टिकली जितना वो ऑर्डर्स अभी दे पाएंगे ये थोड़ी डाउट है। तो वो अपनी जो अमेरिका के साथ जो नेगोशिएशन हो रही है, हम उनसे तेल खरीदेंगे, उनसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि कितना पैसा उनको डोमेस्टिक डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए इस साल रहेगा। तो इसलिए मेरा अनसर्टन, अभी भी आउटलुक अनसर्टन है। थोड़ी बाउंस बैक हो रही है क्योंकि करेक्शन बहुत हुआ है, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि अंटिल हम वो यूएस का गठबंधन में क्लैरिटी हम देख पाएंगे, तभी एक डिफेंस के ऊपर मैं कॉल लेना चाहूँगा, अभी तो नहीं. તો બીબી ડિફેન્સ પર આપણે એક વેઇટ એન્ડ વોચની રણનીતિ રાખીશું, જ્યાં સુધીમાં ઇન્ડિયા અને અમેરિકા વચ્ચે એક સંધિ નહીં થઈ, સમજૂતી નથી થઈ શકતી, નથી થઈ જતી, ત્યાં સુધી આપણે એક વેઇટ એન્ડ વોચનો રાખીશું સિનારીઓ. પણ એ સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે. બ્રેક લઈને પાછા ફરીથી જોડાયા છે અમારી સાથે. ब्रेक पीछे आपનું स्वागत है. આપણે बातचीत કરી રહ્યા છીએ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साथ. सुनील जी, आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल की बात की. अभी प्राइवेट बैंक्स में हमने बहुत सारा अप मूव देखा है. पीएसयू बैंक्स भी अभी आज अगर देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है. लेकिन कैसे आप बैलेंस करेंगे बिटवीन एनबीएफसीज, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, इंश्योरेंस सेक्टर, कैपिटल मार्केट्स एसोसिएटेड काउंटर्स, एएमसीज? ये अभी बीएफएसआई बहुत बड़ा हो गया है. कैसे आप डिवाइड करेंगे आपके फंड्स? तो मैं रैंक करूंगा इनको इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. ओके, तो मेरे लिए फर्स्ट रैंक होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. और कारण मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने कहा, ये 1 लाख करोड़ बजट गिव अवे का इम्पैक्ट कंजम्पशन ऑन सेविंग्स में किस स्प्लिट पे होगा. कहीं पे पढ़ा मैंने 60,000 करोड़ कंजम्पशन में जा सकता है, 40,000 सेविंग्स. तो प्राइवेट बैंक्स एक स्वीट स्पॉट में है, वहाँ दोनों तरफा, चाहे वो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जो वही कोटक, बड़े बड़े एक्सिस देखे तो उनका बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का आर्म भी है और बड़ा उनका लेंडिंग का आर्म भी है. और रिटेल लेंडिंग में वो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक से आगे है. तो मेरा फर्स्ट पिक होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक. सेकंड पिक होगा एनबीएफसीज, गुड क्वालिटी एनबीएफसीज, क्योंकि लेंडिंग में वही जो एक लास्ट माइल कन्वर्टिबिलिटी उनके पास होता है, और जाके ईएमआईस के जरिए लेंड, चाहे वो पर्सनल लोन हो, गोल्ड लोन हो, जो भी है उसमें वो लीडिंग है. तो मैं उनका मार्केट शेयर बढ़ते हुए देख रहा हूँ. सेकंड, थर्ड मेरे लिए होंगे अपने जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड, चाहे वो ब्रोकिंग हो, एएमसीज हो, इंश्योरेंस हो, या स्टॉक एक्सचेंजेस हो. क्योंकि ये सेविंग्स का जो 26,000 एसआईपी बुक है, उसमें ये एक्स्ट्रा मनी जो आ रहा है उसमें से ये भी बढ़ने का एक नेचुरली, अभी मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा पेन है, तो थोड़ा 1-2 महीने के लिए थोड़ी एक कंसोलिडेशन हो सकती है, मगर उसके बाद वापस मैं उसको पिकअप करते हुए देखो, वो मेरी थर्ड पिक होगी. फिर फोर्थ पिक होगी मेरे लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स. वहां पे भी गुड क्वालिटी बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि वहां पे मैं बेनिफिट ऑफ कासा, ये जो पैसा आएगा उसमें कासा का, उनका नेचुरली उनका ब्रांच नेटवर्क ये सब बहुत बढ़िया है. और
पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मैं इसलिए अभी भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक साल के बाद मैं प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, अभी कंजम्पशन की थोड़ी बढ़त होगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही आपको कॉर्पोरेट स्मॉल एंड मिड कैप स्मॉल एसएमई एंटरप्राइजेस को जो कैपिटल गुड सप्लायर्स उनको लेंड करेंगे, उनकी ऑर्डर बुक्स बढ़ेगी। तो थोड़ा एक 9 मंथ 12 मंथ 1.5 साल का आउटलुक रखूंगा तो मेरे लिए पीएसबीएस का बिजनेस बहुत बढ़ेगा। फिर इसके बाद मैं आऊंगा छोटी मोटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और छोटी मोटी एनबीएफसीज जो थोड़ी बार उनको एनपीए का भी प्रेशर है, जहाँ पे उन्होंने लेंडिंग पर्सनल लेंडिंग में बहुत दिया है उन्होंने, तो थोड़ा उधर मार्जिन प्रेशर में सब देख रहा हूँ, एनपीए का लेवल देख रहा हूँ, तो वो लास्ट पिक होगा मेरा। तो ये मेरी रैंकिंग बीएफएसआई स्पेस के अंदर। साथ में जैसे कि मेटल एज अ सेक्टर आप कैसे देखोगे जहां टैरिफ के ट्रेमर्स ज़्यादा हो सकते हैं? फार्मा जो अच्छा कर रही है हमने देखा था, लेकिन ये टैरिफ की वजह से यहाँ भी एक थोड़ा आप देख रहे हैं कि थोड़ा डाउन टूवर्ड्स मूवमेंट आ सकता है। ये दोनों सेक्टर पे आप कैसे नज़र रखेंगे? कौन से दो सेक्टर, मेटल और फार्मा हेल्थ केयर? सो मैं फर्स्ट फार्मा का एड्रेस करता हूँ। फार्मा में मैं स्टिल पॉजिटिव हूँ। क्यों मैं बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली देखिए हमारे डोमेस्टिक में फार्मा इंडस्ट्री है ना, उसका एक एक्सपोर्ट लेग होता है, एक डोमेस्टिक लेग होता है, और डोमेस्टिक लोग बहुत अच्छा कर रहा है बिकॉज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के कारण आज डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटल्स ये सब की बिजनेस बहुत बढ़ रही है और फ्यूचर आउटलुक भी अच्छा है बिकॉज अवेयरनेस ऑफ मेडिकल और पीपल हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ये सब कोविड के बाद ही एक पॉजिटिव मूव चल रहा है, उसकी बेनिफिट फार्मा इंडस्ट्री स्पेस को डोमेस्टिक साइड में मिल रही है। सेकंड जो अच्छा बढ़ रहा है फार्मा के अंदर वो है मेडिकल टूरिज्म, जहाँ पे अफ्रीकन देश, बांग्लादेश, उस तरफ से बहुत से पीपल इधर ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं बिकॉज इंडिया का कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है कंपेयर टू द रेस्ट। तो ये टूरिज्म का भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है जहाँ पे वीकनिंग रूपी का बेनिफिट भी उनको मिलेगा। तीसरी होती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा, वहां पे भी एक पॉजिटिव रुझान है, मगर क्या है कि चाइना सबसे बड़ा सप्लायर ऑफ एपीआई है, तो उसमें से एक डेंजर भी है क्योंकि अगर यूएस ने बहुत टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर तो चाइनीज प्रोडक्ट्स यहाँ पे डंप करने की कोशिश करते हैं, तो इंडिया उसको प्रोटेक्टिवली एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ करना होगा तो प्रोटेक्ट, नहीं तो एक गठबंधन भी हो सकता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना कि वो प्रोडक्ट को चाइना में शुरू करके फिनिशिंग प्रोडक्ट इंडिया में करें और एक्सपोर्ट टू यूएसए फ्रॉम इंडिया करें, तो शायद उसमें वो टैरिफ से भी बच सकते हैं और इंडियन एक्सपोर्ट फार्मा को भी। तो ये एक मैं कहूंगा कि डायलेमा हॉर्न्स है कि ये फार्मा का इम्पैक्ट नेगेटिव चाइनीज डंपिंग के कारण होगा या गठबंधन के साथ फार्मा एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो ये स्पेस को थोड़ा वॉच करना पड़ेगा कि कैसे हम ट्रम्प के साथ डील करते हैं और चाइना के साथ डील करते हैं। तो मीडियम टर्म में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन इसके कारण, चाइनीज डंपिंग के कारण आ सकता है, तो इसमें थोड़ा सावधान रख के वॉच करना है। मगर अगर कुछ अच्छी एग्रीमेंट्स बन गई इसमें तो फार्मा कैन बूम। तो एक डॉलर का स्ट्रेंथनिंग और रुपी का वीकनिंग भी एक्सपोर्ट फार्मा के लिए पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ये एक बैलेंस्ड अप्रोच मैं लूंगा फार्मा के अंदर, प्रो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में वेट एंड वॉच। और आपने मेटल्स की बात करी, अब मेटल्स में क्या है, नेचुरली अगर ये एक्चुअली टैरिफ लग गए तो मेटल्स के ऊपर बहुत डेंजर सिचुएशन होगा। मगर क्या है इसमें कि जैसे मैंने कहा कि ट्रम्प जी की टैरिफ्स मेरे ख्याल में थ्रेट की मोर लाइक है, तो एक्चुअल इम्पैक्ट इसका कैसे आता है। और इंडिया में क्या है कि मेटल का डिमांड स्ट्रांग रहेगा क्योंकि एक तो कंक्रीट में स्टील की डिमांड होती है, फिर बिल्डिंग मटेरियल्स में कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल्स का इस्तेमाल होता है, तो डिमांड में कोई कमी नहीं है। एक गवर्नमेंट भी अभी वापस कैपेक्स की जर्नी शुरू करेगी तो ये सब डिमांड बढ़ेगी, पर दाम इसके लंदन मेटल एक्सचेंज में फिक्स होते हैं और वो इंटरनेशनल। अभी इंटरनेशनल क्या है, जैसे मैंने कहा, अगर रशिया यूक्रेन वॉर का सेटलमेंट हो गया फिर रीबिल्डिंग ऑफ द वॉर टॉर्न टेरिटरीज के लिए बहुत भयंकर डिमांड आ सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा इफ फैक्टर है कि क्या ये रशिया यूक्रेन वॉर में अगले 3-6 महीने में एक सुझाव देख रहे हैं और सेटल होगा तो रीबिल्डिंग के लिए बहुत डिमांड होगा, तो कमोडिटी का एक बहुत बड़ा स्पाइक हो सकता है। तो ये एक इवेंट बेस्ड ट्रिक है, उस इवेंट को ट्रैक करना चाहिए। अगर वो इवेंट नहीं हुई तो टैरिफ का इम्पैक्ट भी कैसे एक्चुअली इंप्लीमेंट होता है, थ्रेट्स के बाद एक्चुअल टैरिफ का इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं ट्रम्प जी, और उसके बेसिस पे ही आप मेटल्स पे एक कॉल लेते हैं। ये बहुत ग्लोबल सिक्लिकल सेक्टर है, तो मैं कहूँगा कि वेट करे, वॉच करे और सही मौके पे ही एंट्री करना है इसमें। स्पेशलिटी केमिकल एज अ सेक्टर, यहाँ आप अपॉर्चुनिटीज़ कुछ देख रहे हैं निवेश करने के लिए? चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट यहाँ पर, तो चाइनीज एक्शन, इंडिया को अभी मैं कहूँगा कि यूएस को डील करना है एक बात है,
मगर चाइना के साथ भी हमें बहुत समझदारी से अच्छा डील करना होगा, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है हमें। क्योंकि देखिए ऑलरेडी गवर्नमेंट इसकी ओर मूव कर रही है। गलवान में जो हुआ बॉर्डर में, उसमें अभी एक अंडरस्टैंडिंग आया है। सेकेंड, अभी देखा आपने मानसरोवर और वो वाला टूरिज्म का भी, ये भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा सुधार हो रहा है उस रिलेशनशिप में, मगर उसको अच्छी तरह से हम मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली हम फायदा उठा सकते हैं एक गठबंधन के साथ। बट इट्स नॉट इजी, क्योंकि अभी तो झगड़ा भी हुआ था और चाइना के साथ। मगर अगर वो नहीं हुआ, अगेन सेटल नहीं हुआ, तो चाइना स्ट्रांगली बाकी देशों में डंप करेंगी, जिसका इम्पैक्ट इंडिया को भी ऊपर पड़ेगा। क्योंकि वो स्पेशलिटी केमिकल्स कहीं और, इंडिया में हमने एंटी डंपिंग लगा दिया समझो, मगर कहीं और भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये चाइना इज द बिगेस्ट, कैसे वो एक कॉर्नर टाइगर जब यूएस के ऊपर दबाव डालती है वो कैसे रिएक्ट करेगी, यह बहुत दिलचस्प चीज है। और इसीलिए चाइनीज एक्शंस को स्टडी करना बहुत जरूरी है, और उनके साथ हमारी गवर्नमेंट को अच्छी तरह डील करके फायदा उठा सकते हैं। और क्या होगा कि नहीं, देखना पड़ेगा। सो यस, एक बार जो यूएस है, एक बार जो चाइना है, हमें दोनों का सोचना है और अभी आगे बढ़ना है। ऑन दैट नोट, बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके वैल्यूबल व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। और અને એની સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પર જોડાયેલા રહેજો CNBC વજા સાથે. નમસ્કાર.